आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है लिपि का महत्व। यह विषय बीए के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि के महत्व को स्वीकार करते हुए यह कहा था, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम करेगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भाषाएं सिर्फ देवनागरी में लिखी जाएं। सभी लिपियां चलें, लेकिन साथ साथ देवनागरी का भी प्रयोग किया जाए। विनोबा भावे जी ने नागरी ही नहीं, नागरी भी चाहा था। उन्हीं की सद्प्रेरणा से 1975 में नागरी लिपि परिषद की स्थापना हुई, जो भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जो नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में लगी है। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी यह सिफारिश की गई थी। भारत की सभी भाषाओं के लिए एक लिपि अपनाना वांछनीय है। इतना ही नहीं, यह सब भाषाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी का काम करेगी और देश के एकीकरण में सहायक होगी। भारत की भाषाई स्थिति में यह जगह केवल देवनागरी ले सकती है। 16 से 17 जनवरी 1960 को बेंगलोर में आयोजित ऑल इंडिया देवनागरी कांग्रेस में श्री अनंत शयनम अयंगर ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी को अपनाए जाने का समर्थन किया था। निसंदेह देवनागरी लिपि में वे गुण हैं, वह सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ सकती है। यह संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि है। सभ्य मानव का सबसे बड़ा आविष्कार है लेखन कला। आज हम अपने चहुओर इतनी अधिक लिखित सामग्री देखते हैं कि यह सोचना भूल जाते हैं कि पहले पहल आदमी ने लिखना कैसे आरंभ किया होगा और लेखन का विकास कैसे हुआ होगा। मानव के विकास में, अर्थात मानव सभ्यता के विकास में, वाणी के बाद लेखन का ही सबसे अधिक महत्व है। अन्य पशुओं से आदमी को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि वह वाणी द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है, किंतु मानव का बहुमुखी विकास इस वाणी को लिपिबद्ध करने की कला के कारण ही हुआ। मुंह से बोले गए शब्द या हाव भावों से व्यक्त किए गए विचार चिर अस्थायी नहीं रहते। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में हुई बातचीत केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है। भाषा का आधार ध्वनि है। भाषा श्रव्य या कर्णगोचर होती है। अब भी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बोली गई भाषा को अस्थायी रूप देने के लिए उसे लिपिबद्ध करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। प्राचीन काल के मानव को अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का आविष्कार करना पड़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिपि ऐसे प्रतीक चिन्हों का संयोजन है जिनके द्वारा श्रव्य भाषा को दृष्टिगोचर बनाया जाता है। सुनी या कही हुई बात केवल उसी समय और उसी स्थान पर उपयोगी होती है, किंतु लिपिबद्ध कथन या विचार यह लगातार काल की सीमाओं को लांघ सकते हैं। लिपि के बारे में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। संसार की बहुत सी लुप्तप्राय सभ्यताओं के बारे में आज हम इसलिए बहुत कुछ जानते हैं कि वे अपने बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ छोड़ गई हैं। आज संसार में लगभग 400 विभिन्न लिपियों का प्रयोग होता है। इनमें से बहुतों का आरंभ एवं विकास प्राचीन काल की कुछ प्रमुख लिपियों से हुआ है। जैसे एशिया के पश्चिमी तट पर ईसा पूर्व 2री सहस्त्राब्दी में सेमेटिक भाषा परिवार के लिए एक अक्षर मालात्मक लिपि अस्तित्व में आई। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास इस लिपि ने व्यंजनात्मक या वर्णमालात्मक रूप धारण किया। उस समय की इस लिपि को उत्तरी सेमेटिक या फिनिशियन जैसे नाम दिए गए। यूनानी लिपि अस्पष्टता फिनिशियन लिपि के आधार पर ही बनी थी और आज यूरोप, अमेरिका और संसार के कई अन्य देशों में जिन लिपियों का चलन है वे सब इस यूनानी लिपि और इससे निर्मित लैटिन या रोमन लिपि से ही विकसित हुई हैं।
दूसरी ओर यूनानी पूर्व की ओर से इस उत्तरी सेमेटिक लिपि ने आर्मेई, खरोष्टी, पहलवी और अरबी जैसी लिपियों को जन्म दिया। लिपि ऐसे प्रतीक चिन्हों का संयोजन है जिनके द्वारा श्रव्य भाषा को दृष्टिगोचर बनाया जाता है। सुनी या कही हुई बात को लंबे समय तक उपयोगी रखने की यह पद्धति है, किंतु लिपिबद्ध कथन या विचार सीमाओं को लांघकर हमें संसार की सभी बातों को जानने में हमारी मदद करते हैं। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई ब्राह्मी लिपि ने भी बहुत सारी लिपियों को जन्म दिया। भारत की सारी वर्तमान लिपियां अरबी और फारसी लिपि को छोड़कर ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। इतना ही नहीं, तिब्बती, सिंहली और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बहुत सी लिपियां ब्राह्मी से ही जन्म ली हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म की तरह लिपियां भी देशों और जातियों की सीमाओं को लांघती चली गई हैं। भाषाओं की सीमाएं लांघना तो लिपियों के लिए बहुत ही सरल काम रहा है। जो लिपि आरंभ में एक सेमेटिक भाषा के लिए अस्तित्व में आई थी, उसे बाद में भारोपीय भाषा परिवार की अनेक भाषाओं के लिए अपना लिया गया। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता रहा, वही लिपि कहलाने लगी। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। मानव के महान आविष्कारों में लिपि का स्थान सर्वोपरि है। मानव समाज जब ताम्र युग में पहुंचता है, प्राचीन जगत की नदी घाटी सभ्यताओं में जब नगरों की स्थापना होने लगती है, तब हम पहली बार लिपियों को जन्म लेते देखते हैं। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की आरंभिक लिपियां मुख्यतः भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस स्वरूप की है, यह अभी तक जाना नहीं गया है। ईसा पूर्व 10वीं सदी के आसपास पहली बार वर्णमालात्मक लिपियां जन्म लेती हैं। तब से आज तक लिपियों का विशेष विकास नहीं हुआ। बहुत सी पुरालिपियां मर गई हैं, उनका ज्ञान लुप्त हो गया है। पिछले करीब 200 वर्षों में संसार के अनेक पुरालिपिविदों ने पुनः उन पुरालिपियों का उद्घाटन किया है। परिणाम स्वरूप हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में नई नई जानकारी मिली है। सभ्य समाज का सबसे बड़ा आविष्कार है लेखन कला। आज हम अपने आसपास इतनी अधिक लिखित सामग्री देख रहे हैं, वह इसी आविष्कार का परिणाम है। तब हम यह सोचना भूल जाते हैं कि आदमी ने लिखना कैसे आरंभ किया और लेखन का विकास कैसे हुआ। मानव के विकास में, अर्थात मानव सभ्यता के विकास में, वाणी के बाद लेखन का सबसे अधिक महत्व है। अन्य पशुओं से आदमी को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि वह वाणी द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है और अपनी अभिव्यक्त भाषा को लिपिबद्ध कर सकता है। मुंह से बोले गए शब्द या हाव भाव से व्यक्त किए गए विचार चिरस्थायी नहीं हो सकते। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में हुई बातचीत उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है, तब उन्हें लिपि विस्तार देती है। भाषा का आधार ध्वनि है। भाषा श्रव्य या कर्णगोचर होती है और उन्हें जब लिपिबद्ध किया जाता है, तब उनका संपूर्ण जगत में विस्तार होता है। प्राचीन काल के मानव को अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का आविष्कार करना पड़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिपि ऐसे प्रतीक चिन्हों का संयोजन है जिनके द्वारा श्रव्य भाषा को दृष्टिगोचर बनाया जाता है। सुनी कही गई बात जब तक लिपिबद्ध नहीं होगी, वह दूसरों तक नहीं पहुंच सकती। लिपिबद्ध कथन और विचार अपने काल और समय को लांघकर बहुत दूर तक जाते हैं। प्राचीन काल से ही लेखन कला को पवित्र माना जाता रहा है। प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी लिपियों के आविष्कारकर्ता के रूप में किसी न किसी देवता की कल्पना की है। भारत में यह मान्यता थी कि लिपि के निर्माता ब्रह्मा हैं और शायद इसीलिए हमारे देश की प्राचीन लिपि का नाम
ब्राह्मी पड़ा। प्राचीन मिस्र के थोथ के लेखन का देवता माना जाता था। बेबीलोन में लेखन का देवता नेबो था। प्राचीन यहूदी परंपरा के अनुसार लिपि के जनक पैगंबर मूसा थे। इस्लाम की मान्यता है कि अल्लाह ने ही अक्षर बनाए और आदम को सौंपे। कुछ यूनानी अनुश्रुतियों में हेमेड्स को यूनानी लिपि का जनक बताया गया है, परंतु ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोदोतस स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि यूनानी लिपि का निर्माण फिनिशियन लिपि के आधार पर हुआ। आज हम सभी जानते हैं कि लिपियां मानव की ही कृतियां हैं, उन्हें ईश्वर या देवता ने नहीं बनाया। प्राचीन काल में किसी पुरातन और कुछ जटिल वस्तु को रहस्यमय बनाए रखने के लिए उस पर ईश्वर या किसी देवता की मुहर लगा दी जाती थी, किंतु आज हम यह जानते हैं कि लेखन कला किसी ऊपर वाले की देन नहीं है, बल्कि वह मानव की ही बौद्धिक कृति है।